आरसीसी का पहला पेज देखो। आरसीसी संरचनाओं का जो डिज़ाइन होता है ना, वो 3 विधियों से किया जाता है। एक तो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। दूसरा है लोड फैक्टर मेथड और तीसरा है लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। इसे इसको मॉड्यूलर रेशियो मेथड कहते हैं, ठीक है। इसे मापांक अनुमत विधि कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड को। और इस विधि में अनुमत प्रतिबल पदार्थ की सामर्थ्य से कम रखा जाता है। तो पूछ सकता है कि कैसा कौन सा मेथड है जिसमें अनुमत प्रतिबल को पदार्थ की सामर्थ्य से कम रखा जाता है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है। यह रेखीय प्रत्यास्थता सिद्धांत को बताता है, मतलब लीनियर इलास्टिक थ्योरम पर आधारित है, ठीक। और दूसरा हमारा मेथड कौन सा था? लिमिट स्टेट मेथड। तीसरा है लोड फैक्टर मेथड। लोड फैक्टर मेथड जो होता है ना, इसको अल्टीमेट लोड विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसे अल्टीमेट लोड मेथड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो लोड फैक्टर मेथड जो था, इसको हम क्या कहते हैं? अल्टीमेट भार विधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आरसीसी का पहली बार विकास और उपयोग फ्रांकोइस कोगनेट ने फ्रांस में किया था, ठीक है। अब याद रखना मेरे भाई, सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंक्रीट के बारे में पढ़ते हैं। कंक्रीट क्या है? कंक्रीट 2 प्रकार की होती है, एक पीसीसी, एक आरसीसी। एक सादा सीमेंट कंक्रीट, एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, जिसमें रेनफोर्समेंट डाल दिया जाता है। अब पहले देखेंगे वो सादा सीमेंट कंक्रीट। देखो, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में। सीमेंट, इसमें क्या होता है भाई? प्लेन सीमेंट कंक्रीट तो इसमें सरिया होगा नहीं, तो क्या होगा? सीमेंट होगा, रेत, ग्रेवल और पानी, ये होगा, ठीक है। इसके मिश्रण से बना एक कठोरीकृत द्रव्यमान, मतलब हार्डन्ड मास को प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य उच्च होती है, जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ नगण्य होती है, अर्थात तनन में ये कमजोर होता है। पीसीसी उच्च संपीड़न सामर्थ्य के कारण भंगुर होती है, ठीक है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होती है ना, वो 3 प्रकार की होती है। नहीं, 2 प्रकार की होती है, सॉरी यार, क्या पढ़ रहा हूँ। प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होती है पीपीसी, ठीक है, ये जो है ना, ये इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? मास कंक्रीट वर्क में, लीन कंक्रीट वर्क में और फाउंडेशन में, सिंपल फाउंडेशन वर्क में, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। अब बात करते हैं आरसीसी के बारे में, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। देखो, सीमेंट कंक्रीट और प्रबलन इस्पात से बनी एक कंपोजाइट पदार्थ। भाई आरसीसी क्या है? आरसीसी एक कंपोजिट मटेरियल होता है, ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट होता है इसमें, और साथ में इसमें डाल दिया जाता है प्रबलन इस्पात, डाल दिया जाता है। तो सीमेंट कंक्रीट और इस प्रबलन, इससे बनता है हमारा आरसीसी। तो ये क्या बनता है? आरसीसी जो है एक तरह से कंपोजिट मटेरियल होता है हमारा, ठीक है, जिसमें कंक्रीट जो है संपीड़न का प्रतिरोध करता है, ठीक। जबकि प्रबलन टेंसाइल स्ट्रेंथ या कर्तन का विरोध करता है, ठीक। कुल मिलाकर बात समझ में आई कि सीमेंट कंक्रीट और प्रबलन इस्पात से बनी एक कंपोजिट पदार्थ, जिसमें कंक्रीट जो होता है वो तो संपीड़न सामर्थ्य को, संपीड़न का प्रतिरोध करता है, ठीक। और प्रबलन जो होता है स्टील, वो टेंसाइल का और कर्तन का प्रतिरोध करता है। इसे कहते हैं आरसीसी। आरसीसी कार्यों के लिए एग्रीगेट में मिलावा, एग्रीगेट, सीमेंट, बालू, इस्पात का प्रयोग किया जाता है। आरसीसी में क्या क्या होता है? आरसीसी में होता है मेरे भाई, एग्रीगेट होगा, सीमेंट होगा, बालू और इस्पात, स्टील। अब पढ़ेंगे हम आरसीसी के गुण। आरसीसी संरचना की संपीड़न और टेंसाइल दोनों सामर्थ्य पर्याप्त होती हैं। भाई आरसीसी में तो आपने जब स्टील डाल दिया, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो पहले से ऑलरेडी थी, संपीड़न सामर्थ्य थी, और आपने स्टील डाल लिया तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आ गई। तो आरसीसी में कंप्रेसिव के साथ साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है पर्याप्त मात्रा में। आरसीसी संरचना की मौसम और अग्नि प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है, वेदरिंग और फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी अच्छी होती है। आरसीसी संरचना का जीवन काल उच्च होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आगे चलते हैं। आरसीसी संरचना फेल होने से पहले वार्निंग देती है, ठीक है। आरसीसी जब भी फेल होगी ना, तो आपको चेतावनी देगी, झुक जाएगी, लटक जाएगी या मुड़ जाएगी, ठीक। क्यों? क्योंकि उसमें आरसीसी डाल रखी है आपने, सरिया डाल रखी है, सरिया रेनफोर्समेंट डाल रखा है। तो रेनफोर्समेंट डाल रखा होता है, तो जब भी कोई कंक्रीट की बीम, स्लैब या छत गिरती है, तो पहले
बैंड हो जाती है वो सरिया की वजह से, तो इसलिए वो चेतावनी देती है। आरसीसी में उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के प्रयोग से उच्च संरचनात्मक क्षमता प्राप्त होती है। आरसीसी में जो उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के प्रयोग से, अगर आपने उसमें उच्च उच्च सामर्थ्य वाला कंक्रीट प्रयोग किया है तो उससे उच्च संरचनात्मक दक्षता प्राप्त होगी। ठीक। प्रबलित ईंट कार्य मतलब रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क। ठीक। ये संरचनात्मक सामर्थ्य देने के लिए किया जाता है। हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको सामर्थ्य देने के लिए ईंट के कार्य ब्रिक वर्क में हम रेनफोर्समेंट डाल देते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेनफोर्समेंट के प्रकार। देखो भाई, एक होता है माइल्ड स्टील की छड़, जिसमें एक होती है कोल्ड वर्कड बार और हॉट रोल्ड बार। ठीक है। जो IS कोड 432/1996 पार्ट फर्स्ट में तो बताया गया है कोल्ड वर्कड माइल्ड स्टील की कोल्ड वाली जो बार होती है ना, उसको IS 432/1996 द्वारा पार्ट फर्स्ट में बताया गया है। और हॉट रोल्ड बार जो है इसका IS कोड है 1139/1966 पार्ट फर्स्ट, याद करना पड़ेगा। दूसरी छड़ होती है HYSD बार, जिसको हम टोर स्टील भी कहते हैं। ये भी कोल्ड वर्कड डिफॉर्म्ड बार होती है एक। दूसरी होती है इसकी हॉट रोल्ड डिफॉर्म्ड बार। इसका IS कोड याद कर लेते हैं। जो कोल्ड वाली HYSD बार होती है ना, इसका IS कोड है 1786/1979। और जो कोल्ड वर्कड डिफॉर्म्ड बार जो होती है ना HYSD बार, इसकी कैटेगरी में आता है AP 415 और 500। ठीक। अब बचा हॉट रोल्ड डिफॉर्म्ड बार जो होती है, इसका IS कोड है 1139/1966 पार्ट सेकंड। नेक्स्ट, तीसरी हमारी जो स्टील होती है वो होती है हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक। हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक। ठीक। अब ये किस IS कोड में बताया गया है इसको? IS कोड 1566/1968 में। ठीक। ये वायर में से होती है। आई बात समझ? नेक्स्ट, इसमें टाइम लगेगा याद करने में, याद कर लेना सको, ठीक है, पूछा जाता है। अगला हमारा जो स्टील है वो है रोल्ड स्टील मेंबर। रोल्ड स्टील मेंबर को कैसे बताया गया? IS कोड 226/1975, जिसमें भाई रोल्ड स्टील मेंबर्स में कौन से आते हैं? एंगल आता है, टी सेक्शन आता है, ठीक है, जॉइस्ट आता है, चैनल आता है, सब आता है। अब नेक्स्ट हमारा बचा है अब थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, जिससे बोलते हैं TMT बार। TMT बार को क्या बोलते हैं? थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। ये भी स्टील होता है। ठीक। दूसरा होता है कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील बार। ठीक। जो कोरोजन से बचाती है। अब ये दोनों के दोनों जो है लेटेस्ट हैं, लेटेस्ट डिफॉर्म्ड बार है, जो वर्तमान में जो चल रही है ना लेटेस्ट, ये वो है डिफॉर्म्ड बार। अब आगे चलते हैं। देखो, भूकंपीय बलों के अधीन प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं के तन्य विवरण के लिए IS कोड 13920 को डिजाइन किया गया है। आई बस समझ भाई, भूकंपीय बलों के अधीन अगर कोई RCC स्ट्रक्चर है तो उसके टेंसाइल डिटेल्स के लिए या तन्य विवरण के लिए जो IS कोड, मतलब भूकंपीय बलों के अधीन कोई प्रबलित संरचना है तो उसके लिए जो IS कोड है 13920 कोड है। ठीक। ऐंठी हुई या विरूपित छड़ें, ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार बोलते हैं इसको। ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार में प्लेन छड़ों की तुलना में लगभग 50% अधिक यील्ड स्ट्रेस होता है, याद रखना। एक जो हमारे पास होती है प्लेन सरिया सिंपल, एक होती है ट्विस्टेड की हुई डिफॉर्म्ड बार, ऐंठी हुई। तो ऐंठी हुई में जो यील्ड स्ट्रेस है ना 50% अधिक होता है। नेक्स्ट, इस्पात का रेखीय प्रसार गुणांक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? 12×10⁻⁻⁶°C। अब हम देखेंगे कंक्रीट की औसत सामर्थ्य परिवर्तन। कंक्रीट की जो औसत सामर्थ्य होती है ना, उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आता है। देखो, अगर हम ग्रेड M15 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हमने 4 रिजल्ट लिए हैं, 4 टेस्ट रिजल्ट लिए हैं, उनका एवरेज निकाला है, ठीक है, तो उनमें जो अंतर आएगा वो कितना रहेगा? देखो, इसमें रहता है FCK प्लस 0.825 सिग्मा या FCK प्लस 3, इनमें जो भी अधिक हो। ठीक। ये तो हो गया। अगर हमारे पास M20 ग्रेड का कंक्रीट है या इससे ऊपर है कोई भी, तो उसके लिए क्या होगा? FCK 0.825 सिग्मा, ये तो रहेगा ही सेम। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा FCK प्लस 4, इनमें जो भी ज़्यादा हो। M20 बोलेगा तो 4 ले लेते हैं, M15 लेगा 3 लेते हैं, से वो सेम रहता है। अगर कहता है इंडिविजुअल बताइए,
अलग अलग, तो इंडिविजुअल रिजल्ट निकालना है आपको कंक्रीट का सामर्थ्य का। तो कैसे निकालेंगे, ये FCK-3 M15 के लिए और FCK-4 M20 के लिए, जो भी देखो, ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ पे FCK क्या होता है, FCK होता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जैसे M15 लिखा हुआ है तो M तो हो गया मिक्स, 15 क्या हो गया, 15 हो गया इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये सिग्मा जो क्या दे रखा है, ये से बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, विचलन। ये कंक्रीट में कितना विचलन हुआ, मानक विचलन बोलते हैं इसको, ठीक है। RCC में कंक्रीट के अभिकल्पन सामर्थ्य को निर्धारित करने के लिए FCK का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ, मतलब RCC में कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को निर्धारित करने के लिए FCK का प्रयोग किया जाता है। मतलब कुल मिला के कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को दर्शाते किससे हैं, FCK से। अब देखो टेस्ट रिजल्ट, जो आप ऊपर पढ़े ना भी, कंक्रीट का औसत सामर्थ्य का जो टेस्ट रिजल्ट निकलता है, अगर टेस्ट रिजल्ट सैंपल का, द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो जाएगा यदि इंडिविजुअल वेरिएशन बिकम्स ग्रेटर देन +-15% एवरेज। मतलब आपका जो आपने जो रिजल्ट निकाला है टेस्ट रिजल्ट सैंपल का, वो रिजेक्ट हो जाएगा। कैसे, यदि आपने इंडिविजुअल वेरिएशन ज़्यादा हो जा रहा है एवरेज की +-15% से। एवरेज जो आपने रिजल्ट निकाला है उससे इंडिविजुअल रिजल्ट की वैल्यू अगर +-15% ज़्यादा है तो वहाँ पर वो आपका टेस्ट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। मैं ये भाई इसका जो एवरेज निकाला है ना, और इसका अलग अलग निकाला है जो, ठीक है, इसका इससे 15% अधिक हो गया ये तो फिर हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा।